नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका चपला देवी हैं, जिनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद हमने आने वाली वीडियो में, दूसरी वीडियो में, पाठ का सार और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है पाठ का वो है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। यानी बालिका मैना देवी ने कौन से ऐसे तर्क सेनापति हे को दिए कि वो महल की रक्षा के लिए उनकी बात मान जाए। बालिका मैना देवी ने, अब इसका उत्तर है, बालिका मैना देवी ने सेनापति से महल की रक्षा हेतु निम्न तर्क देते हुए कहा। पहला तर्क, महल एक जड़ पदार्थ है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, अतः आप इसे ध्वस्त न करें। दूसरा तर्क, बालिका ने सेनापति को मैरी से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। मैना देवी ने सोचा कि उनकी जनरल हे की बेटी और मैरी और मैना देवी दोनों में बचपन में बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी, तो उन्होंने कहा शायद उसका परिचय देने से कि मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, कुछ मदद मिल सके। तो उन्होंने मैरी से अपने दोस्ती का परिचय दिया कि किस प्रकार से उनकी दोस्ती थी उनकी बेटी से। अगला है, बालिका ने कहा कि जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हों उनसे बदला लीजिए। यानी इस महल ने आपको क्या बिगाड़ा, ये तो एक जड़ पदार्थ है, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए आप उनसे बदला लीजिए, इसे ध्वस्त न करें। और अंतिम जो था, अंतिम तर्क वो था कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। और प्रिय इसलिए था क्योंकि वो बचपन में वहाँ पे खेली थी। हम जहाँ बचपन में रहते हैं, शुरू से जहाँ पलते हैं बढ़ते हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण होता है, वहाँ पर हमारा एक स्वाभाविक लगाव हो जाता है उस स्थान से। इसी प्रकार से मैना देवी को इस राजमहल से बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता थी और गहन लगाव था, इसलिए उसने अपना ये चौथा तर्क किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैना देवी जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो इसका उत्तर है, मैना जड़ पदार्थ मकान अर्थात महल को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी महल में पली बड़ी थी, जो कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वही चीज़ है। क्योंकि वो उसी महल में पली बड़ी थी, उसे महल से बहुत लगाव था, परंतु अंग्रेज़ों के लिए वह महल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी थी। वे नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित थे और उनसे संबंधित सभी चीज़ों को नष्ट कर देना चाहते थे। तीसरा, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। जो टॉमस हे थे, उनका मैना देवी पर दया करने का क्या कारण था, उन्हें मैना देवी के ऊपर क्यों दया आई। तो अभी तक तो आप लोग पाठ का सारांश सुन के समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसका उत्तर बताते हैं आगे। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण थे या निम्न कारण थे। सर टॉमस हे स्वयं एक पुत्री के पिता होने के कारण स्वभाव से कुछ दयालु रहे होंगे, क्योंकि वो स्वयं एक पुत्री के पिता रह चुके थे, इसलिए उनके अंदर अपनी बेटी को याद करके कुछ दया भाव आया होगा। मैना, दूसरा पॉइंट है, मैना उनकी पुत्री की बचपन से सहेली थी, दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी और सेनापति हे कभी कभी उनके घर भी आया करते थे। इन सब बातों के कारण हे के दिल में मैना के प्रति ममता के भाव थे। इसके अतिरिक्त मैना की बातों ने हे के दिल में करुणा का भाव जगा दिया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे महल को टूटने से बचाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा न पूर्ण होने दी। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर, वज्र, पाषाण, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो क्या कारण था
जो अंग्रेज़ों ने उसकी मैना देवी की ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। इसका उत्तर है, जनरल को डर था कि कहीं वह नाना साहब की तरह भाग न जाए। यदि वह भाग जाती तो उसकी नौकरी जा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि नाना साहब से संबंधित किसी भी चीज़ को न छोड़ा जाए। इस कारण बालिका मैना के हाथ में हथकड़ी पहना दी थी। हमारा 5वां प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, मैना की कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है जैसे निडर होना, साहसी होना, स्वदेश प्रेमी, भावुक। तो इसका उत्तर है, मैना निडर, स्वाभिमानी, स्वदेश प्रेमी, भावुक एवं साहसी लड़की थी। मैना ने जिस निडरता से सेनापति हे तथा जनरल आउटरम का सामना किया, सैनिकों से भी नहीं डरी, वह अनुकरणीय है। हम बालिका मैना के चरित्र की इन सभी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि जिसमें ये विशेषताएं होगी वही जीवन में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा 6ठा प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को पत्र लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यानी ये जो भारत सरकार बोला गया है, ये किसको बोला गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत पर शासन करने वाली सरकार, यानी जो ब्रिटिशों के अधीन रहकर और भारत पे शासन कर रही है वो सरकार। इसलिए तो भारत सरकार से आशय है, इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे, बट उन्होंने अपना कुछ लोग नियुक्त कर रखे थे जो कि यहाँ का सारा सिस्टम देखते थे, और जिसे अंग्रेज अधिकारी संचालित करते थे। वह सरकार अत्यंत क्रूर तथा निष्ठुर थी। वह भारत तथा भारतीयों की घोर विरोधी थी। आगे चलते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो रचना एवं अभिव्यक्ति शुरू करते हैं। पहला है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेख की क्या भूमिका रही होगी? यानी जो स्वाधीनता आंदोलन था, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था, उसको आगे बढ़ाने में जैसे इस प्रकार के लेख की क्या भूमिका रही होगी, क्या रोल रहा होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस तरह के लेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन लेखों को पढ़कर जन सामान्य अंग्रेजों की निर्दयता से परिचित होकर उसके विरुद्ध रोष, यानी रोष का मतलब है रोष अर्थात क्रोध गुस्सा, उसके विरुद्ध रोष से भर जाता था। लोगों की निर्मम का अर्थ है जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर ममता ना हो। निर्मम यानी जिसके अंदर ममता नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं। तो लोगों की निर्मम हत्या करने की जानकारी मिलने पर जनता के दिल में करुणा उत्पन्न होने के साथ साथ अंग्रेज प्रशासन के विरुद्ध घृणा का मतलब है नफरत एवं आक्रोश की ज्वाला तेज हो जाती थी। आक्रोश का मतलब भी गुस्सा है। आक्रोश गुस्सा का पर्यायवाची है, क्रोध का पर्यायवाची है, रोष का पर्यायवाची है। आक्रोश की ज्वाला तेज हो जाती थी, जिससे वे अधिक उत्साह बहादुरी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की एक खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो इसका जो उत्तर है वो कैसे होगा? आपको मान लीजिए मैना देवी के बलिदान के ऊपर रेडियो पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करना है या प्रस्तुति देनी है। तो इस पाठ में जो सूचनाएं दी हैं, जो इसमें जो मुख्य बिंदु दिए हैं, उनके आधार पर आप कैसे अपने रेडियो पे कैसे प्रस्तुति देंगे और भावपूर्ण तरीके से, भावपूर्ण शैली। तो इसका उत्तर है,
कल शाम 6 बजे अंग्रेज़ सरकार ने कानपुर के किले में प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी नाना साहब की एकमात्र पुत्री देवी मैना को आग में जलाकर बड़ी क्रूरता से मार दिया। अग्नि को समर्पित हो रही बालिका मैना को देखकर सभी ने उसे देवी माना और प्रणाम कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। कानपुर की जनता देवी मैना के इस बलिदान को पवित्र मानकर उसकी आराधना कर रही है। इस तरह अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कायरतापूर्ण कार्य कर डाला जिसका कलंक मिटाए नहीं मिटेगा। अंग्रेज अधिकारी इस घटना को ब्रिटिश शासन का आदेश कहते हैं। तो ये था, अगर आप रेडियो पे बोलेंगे तो आप किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करेंगे, एक न्यूज़ के तरीके से। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई दो खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ये प्रश्न आपको स्वयं करना पड़ेगा, इस पाठ को पढ़कर, इसको देखकर। और ये क्योंकि अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है तो ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। रिपोर्टाज की शैली होती है जिस तरीके से लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ होती हैं, वही शैली जो होती है, उसका जो तरीका होता है, जो शैली होती है, वही रिपोर्टाज होता है।